आज भाभी रुखसत होकर आई थी। जब अचानक भाभी के कमरे से रोने की आवाज आई, हम सब घबरा के वहां गए तो भाभी ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और बोली कि आज ये मेरे साथ सोएगी। हैरत मुझे जब हुई जब भाई ने अम्मा के कान में कुछ कहा और भाई के साथ अम्मा भी मान गई। भाभी मुझे कमरे में ले गई और मेरा सर सहलाने लगी। मैं गहरी नींद सो गई। जब सुबह उठी तो भाभी अम्मा और भाई को ढेर सारे पैसे दे रही थी और मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। अब रोज यही होता, भाभी भाई और अम्मा को इतने पैसे क्यों देती। एक दिन मैंने कमरे में मोबाइल का कैमरा लगा के छुपा दिया और अगले दिन कैमरा देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा कि भाभी मेरे सोते ही। मेरा नाम फरजीन है। हम दो ही बहन भाई हैं। मैं बड़ी थी और भाई मुझसे 3 साल छोटा। हमारे खानदान में सबके यहाँ पहली पैदाइश लड़के की होती है, इसलिए अम्मा की शादी के 2 साल बाद जब उनको खुशखबरी मिली तो सबको यकीन था कि अम्मा के यहाँ भी पहली औलाद लड़का होगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं पैदा हो गई। मेरे पैदा होने पर सबके मुंह बन गए थे। मैं एक अनचाही औलाद की तरह घर में पलती रही। मेरे 3 साल बाद अम्मा के यहाँ लड़का यानी मेरा भाई पैदा हुआ। अम्मा ने अपने सारे अरमान भाई की पैदाइश के लिए बचा कर रखे थे, सो उसने बहुत लाड और प्यार से मेरे भाई की परवरिश शुरू कर दी। मेरा भाई बचपन से ही बहुत जिद्दी था और अम्मा इसकी हर जायज़ और नाजायज़ जिद के आगे हार मान जाती थी। अब्बा तो रहते ही मुल्क से बाहर थे। इनका काम जैसे घर में सिर्फ पैसे भेजना था। साल 2 साल बाद आते थे और 3 दिन रहकर चले जाते थे। मेरे हिस्से में ना बाप की शफकत थी और ना माँ का प्यार, इसलिए मैं अक्सर अपनी दोस्त के घर पाई जाती, जहाँ इसकी माँ मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी। मेरी दोस्त इरम बचपन से ही मेरी गहरी सहेली है। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। यूं ही हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। मैंने कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मास्टर करने के लिए इरम के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मेरा भाई इंतहाई बिगड़ गया था। आए दिन स्कूल से छुट्टियां करता और आवारा फिरता रहता, मगर अम्मा कहती कि लड़कों को सब जायज़ है, बड़ा होगा तो खुद ही संभल जाएगा। मैंने भी भाई और अम्मा को उनके हाल पर छोड़ दिया और पढ़ाई ख़त्म करके स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। एक दिन इरम कहने लगी, फरजीन, मैंने तुम्हारे भाई को कल एक लड़की के साथ हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा था। मैंने कहा, हाँ, घर में भी हर वक्त मोबाइल पर लगा तो रहता है। मैं कई दिनों से देख रही थी। मेरा भाई सारी रात फ़ोन पर लगा रहता था। 1-2 बार मैंने रोकने और टोकने की कोशिश की, मगर अम्मा ने कहा, जवान जहान है, करने दो जो करता है। मैंने अम्मा को घर आकर बताया कि भाई किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। एक लम्हे को अम्मा घबरा गई। कहने लगी, मैं पूछूंगी उससे, मगर पूछने की ज़रूरत ही ना पड़ी। भाई एक दिन खुद ही इस लड़की को अम्मा की बहू बनाकर ले आया। इस वक्त अम्मा की हालत देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने दिल में सोचा, अच्छा हुआ, अम्मा के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बड़ा बेटा बेटा करती है अम्मा, और अब बेटे ने ही अम्मा को पूरे मोहल्ले में रस्वा कर दिया। सब लोग हमारे दरवाजे पर इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे। देखो, इनका लड़का एक लड़की को भगा लाया है। तोबा, बेटे की कैसी तरबियत की है। अम्मा ने अचानक ही कह दिया, मेरा बेटा इस लड़की को भगा कर नहीं लाया, मुझसे मिलवाने लाया है। मैं ही अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती थी। वो लड़की मुझे देखने में बहुत मासूम लग रही थी, मगर जाने भाई के चक्कर में कैसे पड़ गई। अम्मा ने लोगों के जाने के बाद भाई और इस लड़की को अंदर कमरे में बुला लिया और मुझे कहा, जाओ तुम यहाँ से, मुझे इन दोनों से ज़रूरी बात करनी है। मैं तजस्सुस में पड़ गई कि आखिर अम्मा को क्या बात करनी है। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय खिड़की के पास छुपकर खड़ी हो गई ताकि इनकी बातें सुन सकूं, मगर अंदर का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। वो लड़की अम्मा को अच्छे खासे पैसे दे रही थी। कुछ देर बाद भाई इस लड़की को छोड़ने चला गया। ये सब क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा से पूछा तो कहने लगी कि हम 2 दिन बाद सब लोगों के सामने तेरी भाभी को रुखसत करवा कर लाएंगे। मैंने अम्मा से पैसों का पूछा तो वो टाल गई और कहा, भला तेरी भाभी मुझे पैसे क्यों देगी। खैर, 2 दिन बाद हम मोहल्ले और ख़ानदान के कुछ लोगों को साथ लेकर भाभी के घर पहुँचे तो हम सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सबका यही ख्याल था कि वो लड़की
किसी बहुत ही गरीब घर की होगी, मगर इसका आलीशान घर देखकर सब मेरे भाई की किस्मत पर रश करने लगे। जाने इस लड़की ने मेरे भाई में देखा क्या था जो इससे शादी करने पर तैयार हो गई। भाभी को रुखसत करवा के हम घर ले आए और रस्मों के बाद भाई और भाभी को इनके कमरे में भेज दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भाभी के कमरे से रोने की आवाज़ आई। हम सब घबरा गए कि क्या हो गया। फौरन मैं और अम्मा भाई के कमरे की तरफ भागे। वहां जाकर देखा तो भाई एक तरफ खड़ा था और भाभी बेड पर बैठी रो रही थी। अम्मा ने हैरानी से भाई की तरफ देखा और पूछा कि क्या बात है, बहू क्यों रो रही है। इससे पहले भाई कुछ जवाब देता, भाभी ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज ये मेरे साथ सोएगी। मैं चौंक गई कि वो क्या कह रही है। आज इसकी शादी की पहली रात है और वो बजाय अपने शौहर के मुझे अपने साथ कमरे में रुकने को कह रही थी। मुझे लगा कि भाई अभी और इसी वक्त भाभी को मना कर देगा, मगर हैरत का शदीद झटका तब लगा जब भाई कहने लगा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम अपनी नंद को अपने साथ सुला सकती हो। अम्मा ने तेज़ आवाज़ में कहा, ये क्या बात हुई, तुम्हारी बीवी ने कैसी अजीब बात की है, ऐसा होता है भला कहीं। अम्मा के कहने पर मैंने भाभी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसने तो इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था जैसे कभी छोड़ेगी ही नहीं। भाई ने अम्मा का हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गया। कुछ देर बाद अम्मा के कान में जाने क्या कहता रहा। 2 मिनट बाद अम्मा मेरे पास आई और बोली कि तुम अपनी भाभी के साथ इस कमरे में सो जाओ। मुझे इस सारे खेल में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसके जहन में क्या चल रहा है। अम्मा और भाई मुझे भाभी के पास छोड़कर चले गए। मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि भाभी ने जाने भाई को बाहर निकाल कर मुझे क्यों बुलाया है। वो कपड़े बदल कर आई तो मुझे कहने लगी, फरजीन तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारी भाभी ही हूँ। असल में इतनी जल्दी शादी के लिए मैं तैयार नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे भाई को कमरे से बाहर भेजा है। मैं दिल में सोचने लगी कि अजीब है, अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी तो फिर क्यों मेरे भाई का हाथ पकड़कर हमारे घर आ गई थी। मैं अपनी भाभी के बारे में यही सब सोच रही थी कि उसने अचानक मेरा सर अपनी गोद में ले लिया। मैंने बेहद घबरा कर पूछा, भाभी ये क्या कर रही हो। कहने लगी, तुम्हारा सर दबाने लगी हूँ ताकि तुम सब कुछ भूलकर एक पुरसुकून नींद सो सको। भाभी ने मेरा सर सहलाना शुरू कर दिया और वाकई मुझे बहुत सुकून मिलने लगा और कुछ ही देर में मैं सो गई। सुबह आंख खुली तो देखा कि भाभी बेड पर नहीं थी। मैंने उठने की कोशिश की तो बेख्तियार कराह निकल गई। जाने क्यों पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। भाभी को ढूंढते हुए मैं कमरे से बाहर निकलने लगी। सामने के मंजर ने मेरे कदम जकड़ दिए। भाभी अम्मा को ढेर सारे पैसे दे रही थी। मैं थोड़ा आगे बढ़कर बात सुनने लगी। पता चला कि अम्मा को पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अम्मा ने मुझे भाभी के पास रात गुजारने की इजाज़त दी थी। इतनी सी बात के ढेरों पैसे, मेरी समझ से बालअतर था। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि भाभी मेरी तरफ गौर से देख रही थी। स्कूल पहुंची तो सबने भाई की शादी की मुबारकबाद दी और कहा कि अपनी भाभी की तस्वीर दिखाओ। मैं कहाँ से दिखाती, मैंने तो इसकी कोई तस्वीर खींची ही नहीं थी। सच्ची बात तो ये थी कि मुझे अपने भाई की शादी का वो शौक़ नहीं था जो बहनों को होता है, मगर ये सब मैं अपनी कुलीग से नहीं कह सकती थी। इसीलिए कहा कि कल अपनी भाभी की तस्वीर लेकर आऊँगी। दोपहर के बाद घर पहुँची तो भाई और भाभी घर पर नहीं थे। अम्मा से पूछा तो कहने लगी घूमने फिरने गए हैं। मैं अपने कमरे में जाते जाते ठटक गई। भाभी ने अपने कमरे को ताला लगा रखा था। ये हरकत मुझे बेहद बुरी लगी। भला शादी के दूसरे दिन ही ऐसा करता हुआ अच्छा लगता है। मैंने अम्मा से पूछा, भाभी ने इतने सारे पैसे तुम्हें क्यों दिए। अम्मा कहने लगी, वो अमीर है, खाते पीते घर की है, मुझे घर के खर्चे के लिए दे दिए कि इसका मियाँ तो कुछ कमाता नहीं। मैंने कहा, अम्मा झूठ तो मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। भाभी तुम्हें कह रही थी कि फरजीन को मेरे साथ रुकने की इजाज़त देने पर आपके लिए ये पैसे हैं। अम्मा मेरी ज़ुबानी सच सुनकर गड़बड़ा गई। कहने लगी, अरे उसने कोई तो बहाना बनाना था पैसे देने के लिए। अंदर से इसकी नीयत वही थी, मगर मुझे मेरी माँ की नीयत ठीक नहीं लग रही थी और ना ही अम्मा की बातों पर यकीन आया, क्योंकि रात के भाई और भाभी घर लौटे और अम्मा ने कल की तरह मुझे भाभी के कमरे में भेज दिया कि जाओ वो अकेली है, नए घर में डर न जाए। मैं झुंझला गई
कि भला ये क्या बात हुई, इसका दिल लगाने के लिए इसका शौहर है ना, फिर मेरी क्या ज़रूरत उसको, और अगर उसको अपने शौहर के साथ कोई मसला है तो शादी ही ना करती, ये फजूल ड्रामे लगाने की क्या ज़रूरत थी। मैं बुड़बुड़ाते हुए भाभी के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मुझे ख्याल आया कि स्कूल की कोलीग्स को भाभी देखनी है, तो मैंने कहा भाभी अपनी कोई तस्वीर भेज दो जिसमें तुम और भाई इकट्ठे हो, मैंने अपनी सहेलियों को दिखानी है। तो भाभी कहने लगी कि मेरे पास तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि हमने एक साथ कोई तस्वीर बनाई ही नहीं कभी, ना मुझे शौक है और ना तुम्हारे भाई को। मैं मुंह बना कर लेट गई कि ये जानबूझकर ऐसा कह रही है। कुछ देर बाद भाभी ने कल की तरह ही मेरा सर सहलाना शुरू कर दिया। इसके हाथों में जैसे जादू था, मुझे बहुत सरूर आ रहा था। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो गई। फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। सुबह आंख खुली तो बिस्तर से हिला ना गया, जिस्म बहुत दर्द कर रहा था। बहुत मुश्किल से उठकर अपने कमरे में गई और गर्म पानी से नहाई तो फर्क पड़ा। भाभी ने आज भी अम्मा को ढेरों पैसे दिए थे और अम्मा के पैर खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अब्बा ने काफ़ी अरसा पहले ही दूसरी शादी कर ली थी और हमें खर्च भेजना बंद कर दिया था, मगर मेरी तनख्वाह से अच्छा गुजारा हो रहा था। ऐसे में भाभी से पैसे लेना मुझे अच्छा न लगा, मगर अम्मा को कौन समझाता। मैं स्कूल से घर आने की बजाय सीधा अपनी दोस्त इरम की तरफ चली गई। उसने मुझे देखते ही कहा कि तुम लोगों को बस वही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। मैंने हैरानी से कहा क्या मतलब, इसमें क्या बुराई है। कहने लगी बुराई अच्छाई का तो पता नहीं, मगर मुझे शुरू दिन से ही वो कुछ खास पसंद नहीं आई। उसको देखते ही अजीब महसूस होता है, जैसे वो बहुत चालाक है। इरम हमारे साथ भाई की शादी पर गई थी, इसलिए उसने भाभी को देखा हुआ था। मैंने अफसोस से कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, जैसी भी है मेरी भाभी है। हकीकत तो ये थी कि मुझे भी भाभी कुछ ऐसी ही लगती थी। ऐसा महसूस होता था कि वो भाई को बस इस्तेमाल कर रही है, मगर किस लिए, यही तो समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ना मेरे भाई के पास दौलत थी और ना ख़ानदानी हस्ब नसब। आज आकर एक अच्छी सूरत थी, मगर उससे क्या होता है। भाई तो मेरा कमाता भी कुछ नहीं था। फिर ये सब जाने क्या चक्कर था। अभी तो मैंने इरम को ये नहीं बताया था कि मेरी नई नवेली भाभी 2 दिन हुए मुझे अपने कमरे में सुला रही है। ये बताती तो इरम का पारा हाई हो जाता और वो मुझे बेइंतहा सुनाती। मैं कुछ देर उससे इधर उधर की बातें करके घर वापस आ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि भाई और भाभी भी एक दूसरे का हाथ थामे घर में दाखिल हुए। दोनों ने काफ़ी शॉपिंग की थी और एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। भाभी एक जोड़ा अम्मा के लिए और एक मेरे लिए भी लाई थी। रात को फिर वही तमाशा। भाई ने मुझे भाभी के कमरे में भेज दिया। कहने लगा बस थोड़े दिनों की बात है, जब तुम्हारी भाभी इस शादी को कबूल कर लेगी तो मैं अपने कमरे में सो जाया करूँगा, तब तक इतने दिन तुम ही इसके साथ सोया करो। मैंने उलझन से कहा ठीक है, वो तुम्हारा और इसका मसला है, वो अकेली सो जाया करे, मुझे साथ सुलाना ज़रूरी है क्या। इस मौके पर अम्मा आगे बढ़कर कहने लगी कि बेचारी नई नहीं है, आज तीसरा दिन है उसका, तुम साथ होगी तो हौसला रहेगा, वरना अकेली डरती रहेगी। मैं सर झटक कर अम्मा के कहने पर भाभी के कमरे में चली गई। अब रोज़ यही होने लगा कि मैं रोज़ रात को भाभी के कमरे में चली जाती। भाभी मेरा सर सहलाती और मुझे गहरी नींद आ जाती। इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं थी। मुझे रोज़ सुबह उठते वक्त पूरे जिस्म में जो दर्द होता था और भाभी रोज़ जो अम्मा को पैसे देती थी वो सब शक में मुब्तला कर देता था कि दर पर्दा कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर मौजूद है। कोई कितनी ही अच्छी बहू क्यों ना हो, सास को रोज़ ढेरों पैसे क्यों देगी भला। मुझे महसूस हुआ कि ये सब ठीक नहीं। भाई की शादी को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था, शायद 10 दिन गुजर गए थे। इसी दौरान मेरा रिश्ता आया। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने भाई के लिए मुझे पसंद कर लिया था। मुझे और अम्मा को वो रिश्ता बहुत अच्छा लगा। इससे पहले अम्मा उनको हाँ कहती, मेरा भाई ड्राइंग रूम में आकर कहने लगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, मैं अपनी बहन की शादी आप लोगों के घर नहीं कर सकता। मेरी प्रिंसिपल गुस्से में उठ गई और चली गई। मैं सख्ते में आ गई कि मेरे भाई ने ये क्या कर दिया, इतना अच्छा रिश्ता मुझे ढूंढने से भी ना मिलता। मैं गुस्से में उसके कमरे में चली गई। वो आराम से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मैंने जाते ही उससे मोबाइल छीन कर ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से से चिल्ला कर पूछा,
किस हक से तुमने मेरी जिंदगी का फैसला किया है? तुम होते कौन हो? वो मुझे यूं चिल्लाते देखकर डर गया और कहने लगा, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। वो लड़का ठीक नहीं है। मुझे शक पड़ रहा था कि इस सारे मामले में ज़रूर भाभी का हाथ है। उसने भाई को मना किया होगा, वरना इसमें इतनी अक्ल नहीं थी और ना शाउर। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा, अब तो समझो मेरे स्कूल की नौकरी भी गई। भाभी ने इंतहाई लगावट से कहा, तुम मेरे होते हुए क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना। कितने पैसे चाहिए? मुझसे ले लेना हर महीने। अम्मा तो पहले ही भाभी की गर्विदा थी, मजीद पैसों का सुनते बस खुश हो गई। मैंने भाभी की तरफ देखते हुए सोचा कि इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये तो कोई काम भी नहीं करती। भाई को अलग खर्चा देती है, अम्मा को अलग, और अब मुझे भी पैसे देने का कह रही है। मैं इसके पैसे क्यों लेती? मैंने अगले दिन नई नौकरी ढूंढने का सोचा और घर से अपनी फाइल लेकर निकल खड़ी हुई। भाई और भाभी तो सुबह से ही घूमने निकल गए थे। इनके सैर सपाटे ही खत्म नहीं हो रहे थे। 10 दिन हो गए थे और अभी तक सैरें ही खत्म नहीं हो रही थी। मैं एक स्कूल में अपनी सीवी देकर निकली तो 12 बज रहे थे। रिक्शे के इंतजार में सड़क पर खड़ी थी कि एक रिक्शे में भाई को जाते देखा। इसके साथ भाभी नहीं, कोई और लड़की थी। ये कैसे हो सकता था? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने जल्द से पीछे आते खाली रिक्शे को रोका और उसे आगे जाते इस रिक्शे का पीछा करने को कहा जिसमें भाई किसी लड़की के साथ बैठा था। 10-15 मिनट के बाद भाई का रिक्शा जिस जगह रुका, उसे देखकर मेरी आंखें फैल गईं। ये तो वही जगह थी, वही घर था जिसमें हम भाई की बारात लेकर आए थे। यानी ये भाई का ससुराल था। भाभी के मैके में भाई एक लड़की को लेकर आया था। कौन थी वो लड़की? दोनों रिक्शे से उतरे, हाथों में हाथ पकड़े। वो दोनों कहीं से भी दोस्त नहीं लग रहे थे। वो इस घर के अंदर चले गए। कहीं भाई का इस लड़की से चक्कर तो नहीं चल रहा? मैंने सोचा, फिर खुद ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि अगर ऐसा होता तो भाई इसको किसी और जगह ले जाता, भाभी के घर ही क्यों ले जाता। मैं इसी कश्मकश में थी कि भाभी को भी एक गाड़ी से निकलकर घर के अंदर जाते देखा। मैंने उसी वक्त भाई को फ़ोन किया और पूछा, कहाँ हो तुम? कहने लगा, तुम्हारी भाभी के साथ बाजार आया हुआ हूँ। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, अभी तुम्हें खुद किसी लड़की के साथ देखा है मैंने। मेरे सख्ती से पूछने पर बताया कि वो लड़की भाभी की दोस्त थी। मैं उलझते हुए घर वापस आ गई कि अगर भाभी की दोस्त थी तो वो भाई से क्यों इतनी बेतकल्लुफ़ हो रही थी। मैं घर वापस आ गई। दोनों मियाँ बीवी रात के 8 बजे वापस आए थे। भाभी ने आते ही कहा कि चलो फरजीन, मेरे साथ कमरे में चलो, बहुत नींद आ रही है मुझे। मैंने कहा, भाभी अब तो तुम्हारी शादी को कई दिन हो गए हैं, अब तो तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, अकेली सो जाओ। मेरा आज बिल्कुल इरादा नहीं था उसके साथ कमरे में जाने का। जाने वो मेरे साथ क्या करती थी मेरे सोने के बाद कि मेरा जिस्म दर्द करता रहता था और मैं हैरान होती थी कि वो मेरा सर क्यों सहलाती थी और मुझे इतनी गहरी नींद भी आ जाती थी। इस वजह से मैंने साफ मना कर दिया। भाभी ने आंखों ही आंखों में जाने भाई को क्या इशारा किया। भाई ने मुझे कहा, तुम्हें अपनी भाभी के साथ ही सोना पड़ेगा, तुम्हारे कमरे में मैं सोने जा रहा हूँ। अम्मा ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अपने साथ एक तरफ ले जाकर मुझे कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी भाभी सिर्फ तुम्हें अपने साथ सोने का ही कह रही है ना? पता भी है इस काम के बदले मुझे वो रोजाना ढेर सारे पैसे दे रही है। मैंने उलझते हुए कहा, अम्मा यही तो सवाल है, क्यों? वो इस मामूली काम के बदले इतने सारे पैसे क्यों दे रही है आपको? इस सवाल पर अम्मा लाजवाब हो गई, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो इनके पास भी नहीं था और ना ही इनको जानने का शौक था। मगर मैं अब जाने बिना नहीं रह सकती थी। इस राज को जानना ही था कि भाभी आखिर क्या कर रही हैं। मैंने एक प्लान सोचा और कहा, ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। भाभी खुश होकर मेरे साथ कमरे में आ गई। मैंने एक ख्याल आने पर कहा, भाभी आपके माँ बाप नहीं आए तब से हमारे घर, जब से आपकी शादी हुई है। मेरे सवाल पर भाभी की रंगत फक हो गई। कहने लगी, मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। अपने घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए हैं मेरे माँ बाप ने। वो तो ये कहकर वॉशरूम में चली गई, मगर मेरा शक मजीद मजबूत हो गया। वो सफ़ेद झूठ बोल रही थी। अगर इसके घर के दरवाजे इस पर बंद थे तो भाई और अपनी दोस्त के साथ वो वहाँ क्या करने गई थी? मुझे आज की रात सोना नहीं था, तभी मैं इस राज की तह तक पहुँच सकती थी। मैं किचन में चली आई और अपने लिए कड़वी सी कॉफ़ी बनाई ताकि मैं सारी रात जाग सकूं
और भाभी के राज का मालूम कर सकूं। कॉफ़ी पीकर मुझे खुद में काफ़ी एनर्जी महसूस हो रही थी। मैं जब तक कॉफ़ी पीकर वापस आई, भाभी भी फ्रेश होकर आ गई थी। मैंने थोड़ी देर इससे बातचीत की, फिर वो कहने लगी, चलो तुम्हारा सर सहला देती हूँ, तुम सारे दिन की थकी हो, सुकून मिल जाएगा। मैंने चुपचाप इसकी गोद में अपना सर रख दिया। मैंने सोचा आज नींद तो आएगी नहीं, नींद की एक्टिंग करूँगी, मगर जाने भाभी के हाथों में क्या जादू था। 10 मिनट बाद ही मैं न चाहते हुए भी गहरी नींद सो गई। सुबह उठी तो वैसे ही जिस्म दर्द कर रहा था। गर्म पानी से नहाकर तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो देखा भाभी और भाई घर से निकल रहे थे। मैं भी जल्दी से इनके पीछे चली गई। सड़क पर जाकर भाई दाईं तरफ जाकर एक रिक्शे में बैठकर चला गया और भाभी एक कार में बैठकर चली गई। मुझे समझ न आया कि किसका पीछा करना चाहिए। मैंने फैसला किया और भाभी के पीछे एक रिक्शे में चली गई। वो एक रेस्टोरेंट में गई थी जहां इसके इंतज़ार के लिए एक आदमी पहले से ही मौजूद था। मुझे देखकर बेइंतहा गुस्सा आया कि मेरे भाई को ये धोखा दे रही है। मैंने चादर से चेहरा छुपा लिया और उसके टेबल से थोड़ा दूर जाकर बैठ गई ताकि इन पर नज़र रख सकूं। थोड़ी ही देर में मेरा भाई भी वहां आ गया, मगर उसके साथ 3-4 लोग और भी थे। सब लोग आपस में यूं गुफ्तगू करने लगे जैसे किसी बहुत अहम मसले पर बहस हो रही थी। मैं घर वापस आ गई। जो कुछ भी हो रहा था ये दोनों मियाँ बीवी जानते थे और छुप छुपा कर रहे थे। मुझे एकदम बहुत अच्छा आइडिया आया जिससे मुझे सारी सूरत हाल मालूम हो जाती। रात को जैसे ही भाभी वॉशरूम में गई तो मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और कैमरा खोलकर वीडियो रिकॉर्डिंग पर मोबाइल लगा दिया। भाभी आई और हंसपे मामूल मेरे सर को सहलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो गई। सुबह उठी तो फ़ौरन याद आया कि मोबाइल पर वीडियो बन गई होगी, मुझे देखनी चाहिए। मैंने भाभी के कमरे से बाहर जाते ही मोबाइल उठाया, मगर सारी रात चलने की वजह से इसकी बैटरी बस 2% ही रह गई थी। मैंने वीडियो को बंद किया ही था कि इसी वक्त मोबाइल भी बंद हो गया। मैं दिल महसूस कर रह गई। कुछ देर बाद भाभी और भाई हंसपे मामूल घर से निकल गए थे। मैंने सोचा इनके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर मैं बेसब्री से इंतज़ार करने लगी कि कब इसकी बैटरी थोड़ी सी हो जाए और मैं वो वीडियो देखूं। भाभी ने कमरे पर ताला लगाया हुआ था, वरना इसके कमरे की तलाशी ही ले लेती। आखिर 1 घंटे बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसे ही मोबाइल थोड़ा सा चार्ज हुआ मैंने फ़ौरन वो वीडियो देखनी शुरू की। मैंने देखा कि भाभी ने मेरा सर सहलाना शुरू किया और मैं सो गई। जब मेरे सोने का भाभी को यकीन हो गया तो वो उठी और मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। शायद वो बेहोशी का इंजेक्शन था क्योंकि मैं बेसुध हो गई थी और हरकत करने के भी काबिल नहीं रही थी। इस काम के बाद उसने कमरे के कोने से कालीन उठाया और कमरे के फर्श को उधेड़ना शुरू कर दिया। वो ये काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से कर रही थी। इसके पास एक ख़ास मशीन थी जिससे शोर भी नहीं हो रहा था। काफ़ी देर वो एक ख़ास कोने पर लगी रही जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। सारी रात वो इस काम में लगी रही। फिर सुबह होते ही उसने इस कोने को दोबारा बनाना शुरू कर दिया और ऊपर कालीन डाल दिया। ये सब करने के बाद उसने लैपटॉप उठाकर किसी से वीडियो कॉल पर बात शुरू कर दी। आवाज़ साफ आ रही थी। वो कह रही थी कि मैंने आज भी तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली। बस थोड़ा सा हिस्सा रह गया है देखने वाला। अगर वो भी आज कर लूँगी तो मुझे उम्मीद है हमारा काम हो जाएगा। बात करने के बाद वो सो गई थी। ये वीडियो देखकर मेरे सर पर आसमान टूट गया। वीडियो देखकर साफ अंदाज़ा हो रहा था कि भाभी इस घर में और ख़ास तौर पर इस कमरे में किसी ख़ास मकसद से आई थी। हमारे घर के इस कमरे में भला कौन सा ख़जाना छुपा हुआ था जिसे वो ढूंढने आई थी। मैं तो परेशान हो गई थी कि वो इस तरह हमारे घर में घुस आई थी और पता नहीं कितनी ख़तरनाक थी। भाई को जाने इस बारे में मालूम भी था या नहीं। मुझे अचानक ख्याल आया तो मैंने हथौड़ी निकाली और भाई के कमरे के ताले को तोड़ना शुरू कर दिया। अम्मा ने देखा तो हैरत से पूछने लगी कि क्या कर रही हो। मैंने अम्मा को कहा बस चुप रहो और देखती जाओ। मैंने ताला तोड़ दिया और अंदर दाखिल होकर कालीन उठाया तो ये देखकर दंग रह गई कि तकरीबन सारा फर्श उसने उधेड़ डाला था और सिर्फ थोड़ा सा बाकी रह गया था जिसको वो आज रात करने वाली थी। मैंने अलमारी से मशीन को निकालकर बाकी के फर्श को तोड़ना शुरू किया ताकि इसमें ख़ास चीज़ को देख तो लूँ जिसकी खातिर मेरी भाभी इतने पापड़ बेल रही थी। रात गए भाभी और भाई घर आए तो मैंने कहा भाभी चलो सोने चलते हैं। भाभी खुश हुई कि आज तो मैं उनके कहे बगैर ही चल रही हूँ।
भाभी ने कमरे में जाते ही मेरा सर सहलाना शुरू कर दिया और मैंने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। आज मैंने इस इंजेक्शन वाली डिब्बी में भी पानी डाल दिया था ताकि वो मुझे बेहोश ना कर सके। ये करने के बाद भाभी ने कमरे के आखिरी कोने को उठाया तो वहाँ नया फर्श हुआ देखकर दंग रह गई। वो साकत बैठी थी कि अचानक मैं उठ गई और कहा, इसको ढूंढ रही हो? मेरे हाथों में एक फाइल को देखकर इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। इसका सांस खुश्क हो गया। मैंने कहा, इसी मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी ना? तुम एक चोर हो, मैं जान गई हूँ। जल्दी से अपने बारे में सब बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। वो कुछ देर साकत बैठी रही, फिर कहने लगी, तुम्हें पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं। मैं स्पेशल क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर नाज़नीन हूँ। तुम शायद अपने भाई के बारे में कुछ नहीं जानती। हमारा इदारा 2 सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ था मगर इसके खिलाफ कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। मजबूरन मुझे इसको अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ा। मैंने तुम्हारे भाई को यही बताया था कि मैं एक चोर हूँ ताकि वो मुझ पर एतबार करके अपने साथ शामिल कर ले ताकि मैं उसके साथियों तक पहुँच पाती। मुझे एक दिन इसकी बातें सुनने का इत्तेफाक हुआ। वो अपने बॉस से फ़ोन पर बात कर रहा था कि वो फाइल उसने अपने कमरे के फर्श में छुपा दी है जिसमें इन सब के कारनामे दर्ज हैं। इसी फाइल में इसके बॉस की भी सारी डिटेल थी, लेकिन वो फाइल हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारे घर में आना था। इसलिए मुझे तुम्हारे भाई से शादी का ड्रामा करना पड़ा मगर उसे शौहर मानने को मैं कैसे राज़ी हो सकती थी। इसीलिए उससे कहा कि अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करता है तो 20-25 दिन मुझसे दूर रहना होगा। तुम्हें अपने साथ इसलिए सुलाती थी कि कहीं किसी रात वो मुझे अकेली जानकर कमरे में न चला आए। मेरे हाथों से की गई मालिश से तुम सो जाती थी क्योंकि मैं तेल में ख़ास दवा मिलाकर इससे तुम्हारा सर सहलाती थी ताकि तुम सो जाओ, मगर फिर तसल्ली ना होती तो बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा देती। इसके बाद इस फाइल की तलाश में कमरे के फर्श के साथ मसरूफ़ हो जाती। आज मुझे यकीन था कि फ़ाइल मेरे हाथ में होगी और सुबह तुम्हारे भाई समेत सभी मुजरिम जेल में होंगे। मुझे सच जानकर झटका लगा था। कितना समझाया था मैंने अम्मा को कि भाई पर नज़र रखे, कहीं वो बुरे कामों में ना पड़ जाए, मगर अम्मा ने इसकी तरबियत पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। वो पैसा देता रहा और अम्मा लालच में आकर उससे ये भी ना पूछते कि वो काम क्या कर रहा है। इसका इतने ख़तरनाक लोगों से राब्ता हो गया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने इंस्पेक्टर नाज़नीन को वो फाइल दे दी। वो कहने लगी, मैंने ही तुम्हारा रिश्ता तड़वाया था क्योंकि मैं इस औरत को एक नज़र में पहचान गई थी कि वो अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता लाई है और अपने भाई के बारे में भी बढ़ चढ़ कर बता रही थी। मैंने वहीं बैठे बैठे इसके भाई के बारे में मालूम करवाया तो पता चला कि वो पहले से शादीशुदा था और इसकी बीवी उसकी बुरी आदतों की वजह से उसे छोड़ गई थी। इसलिए तुम्हारे भाई को कहा कि जाकर रिश्ता तोड़ने की बात करो। जो किया तुम्हारे भले के लिए किया। मैंने उसको बताया कि मैं 2 बार तुम लोगों का पीछा कर चुकी हूँ। तो वो कहने लगी, वो सब तुम्हारे भाई के साथ ही थे जिनसे मिलने मैं गई थी। इनमें 2-3 लोग तो पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुबह हुई तो पुलिस ने छापा मारकर भाई को गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाई को गिरफ्तारी का इतना सदमा नहीं जितना इस धोखे का था जो मेरी भाभी ने उसको दिया था। मगर जाहिर है पुलिस और मुजरिम के दरमियान कभी ताल्लुक बन नहीं सकता। मैंने नाज़नीन से दरख्वास्त की कि वो मेरे भाई को वादा माफ़ गवाह बना ले ताकि उसको सज़ा ना हो, मगर भाई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसका दिल बुरी तरह टूट चुका था और उसने जेल जाना गवारा किया। अम्मा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। इसको पछतावा हो रहा था जब सब कुछ हाथों से निकल गया था। बेटों पर अंधा एतबार माँ को यूं ही पछताने पर मजबूर कर देता है।